बहुजन जितने भी हैं अलग अलग संगठन बना के अलग अलग अपने राग अपनी ढपली बजाते फिर रहे हैं, अपनी मेहनत को, अपने पैसे को, अपनी ऊर्जा को और अपने समय को ये बर्बाद कर रहे हैं। समाज का तो कुछ हित होना नहीं है, ये लोग भी अपने जीवन को खराब करते जा रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति संगठन बना के या फिर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जाता है तो वो एक सीट पर ही तो कोशिश कर सकता है, क्योंकि सारी सीटों पर वो लड़ नहीं सकता। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ, मायावती सब बनना चाहते हैं लेकिन कांशीराम कोई बनना नहीं चाहता। और इस समाज में जब तक आप कांशीराम नहीं बनेंगे, कांशीराम सामाजिक जमीन थे और मायावती जी उस जमीन पर खड़े हुए राजनीतिक वृक्ष हैं, तो आपको पहले कांशीराम बनने होंगे, कांशीराम बनाने होंगे। मायावती तो आने को तैयार होने लगेंगी समाज में, तो पहले कांशीराम बनने की त्याग तो करिए, समर्पण तो करिए, समाज के प्रति दर्द तो रखिए, समाज के बीच में जाइए तो सही। जो व्यक्ति साइकिल चला के हजारों किलोमीटर की लोगों तक जाके जगा सकता है, उनमें हौसला डाल सकता है, और तुम लोग नहीं जाते कभी 1 किलोमीटर भी लोगों के बीच में। निर्दय जी, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, देश में तरक्की कर पाओगे। लेकिन बाबा साहब के इस जो संदेश के बाद में दलितों ने, बहुजनों ने बहुत सारे संगठन बनाए, संगठन के बाद में वो चुनाव लड़ने लग गए हैं, लेकिन सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबा साहब ने जो कहा संगठित रहो, तो संगठित होने की बजाय ये समाज बिखर गया, और उसमें बिखेरने का काम है बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक दलों का बन जाना। और राजनीतिक दलों का अलग अलग बन जाना भी इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उन दलों में भी आपसी सामंजस्य नहीं है, उन दलों में आपसी भाईचारा नहीं है, आपसी वैचारिक जो एक मेल मिलाप होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इस वजह से इस देश के अंदर जो संख्या में अधिक हैं, इन दलितों की सत्ता इसीलिए नहीं आ रही है, इन बहुजनों की सत्ता इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये टुकड़ों में विभाजित है। और वो टुकड़े कौन है? मोटे मोटे, छोटे छोटे और बारीक 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 इतने टुकड़ों में विभाजित ये समाज है। जातियों में विभाजित है, इसके बाद में अलग अलग वर्गों में विभाजित है, उसके बाद में संगठनों में विभाजित है, विचारों में विभाजित है, महापुरुषों से अलग अलग विभाजित है। सारे महापुरुषों का एक ही मकसद था कि सब महापुरुष ये चाहते थे कि ये सामाजिक रूप से जागरूक हों और उसके बाद ये सत्ता में काबिज हों। जैसे सम्राट अशोक का राज इस देश में आया, और सम्राट अशोक जब एक राजा के चरित्र में धम्म आया तो उसने पूरे भारत को बुद्ध में बना दिया, पूरे भारत को, पूरे एशिया को उसने बुद्ध में कर दिया। तो यही कारण है कि इस देश के राजा के चरित्र में जब तक बहुजनवादी विचारधारा नहीं आएगी, और वो बहुजनवादी विचारधारा हम किसी मनुवादी राजा के दिमाग में नहीं डाल सकते, वो परिवर्तन होने ही वाला नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से जो कंडीशनिंग उसकी होती है, घर से, परिवार से, उसकी जो माँ से जो पारिवारिक संस्कार मिलते हैं वो जातिवादी संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमें हमारी सत्ता में बैठने के लिए इस देश में बहुजनों की सत्ता आनी बहुत जरूरी है, और बहुजनों की सत्ता आएगी सामाजिक जमीन से। और सामाजिक जमीन को जब तक हम उर्वरक नहीं बनाएंगे, उसको फल फूल देने वाला नहीं बनाएंगे, उपजाऊ नहीं बनाएंगे, तब तक राजनीतिक इमारत उस पर खड़ी नहीं हो सकती, ना उस पर राजनीतिक वृक्ष खड़ा हो सकता। पर दिक्कत क्या होती है यहाँ पर? लोग पहले छोटा कोई संगठन बनाते हैं, फिर उस संगठन को राजनीतिक रूप दे देते हैं, फिर राजनीतिक रूप देकर उससे फिर चुनाव लड़ने लग जाते हैं, और चुनाव में फिर वो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया बदल दूंगा और मैं ही इस समाज का राजा बनूंगा और मैं ही इस देश की जो है पीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। ये जो उनका सपना है ये अच्छी बात है, लेकिन ये सपना उनके जैसे हजारों का होता है जिसका किसी का भी पूरा नहीं हो पाता। अगर ये अलग अलग रहेंगे तो किसी का सपना ये पूरा नहीं होगा। अगर उनका सपना ये हो कि इस बहुजन समाज का कोई एक व्यक्ति राजा बन जाए तो वो सब लोग इकट्ठे होकर के बैठ के किसी एक को राजा चुन लें, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर सहमत हो जाए और उसको आगे बढ़ा दें, तब तो राजा बन सकता है, तब तो इस देश का कोई शासक बन सकता है। सामाजिक रूप से आपके अंदर क्या त्याग है? क्या आप समाज के हित में वो पद छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप समाज के हित में लोगों के साथ, जो और बिखरे हुए लोग उनके साथ बैठने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए आप समाज की बात जरूर करते हैं, लेकिन समाज के हित के लिए भी आपके अंदर इतना समर्पण नहीं आया। तो ये संगठन कितने भी हो, इनकी कोई किसी के पास कोई एक्चुअल आंकड़े नहीं है, कोई कितना कह देता, कोई कितना कह देता है, क्योंकि संगठनों का कोई रजिस्टर्ड अभी भी आंकड़े नहीं आए पूरे देश भर में कि दलितों के कितने संगठन है। इससे ज़्यादा रजिस्टर्ड संगठन आरएसएस के पास हैं और गैर रजिस्टर्ड संगठन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपने विचारधारा पर अड़ी हैं। वो अगर जब उन्हें पता था कि सनातन शब्द प्रचारित करना, तो सबने सनातन शब्द प्रचारित किया। फिर उन्हें लगा कि सनातन से बात नहीं बनी, तो उन्हें लगा हिंदू धर्म प्रचारित करना, तो हिंदू धर्म प्रचारित किया। फिर इन दोनों भी फेल हो गए तो उन्होंने फिर जय श्री राम प्रचारित किया, सबने जय श्री राम प्रचारित किया। लेकिन जय भीम वालों में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक लाइन चले, या एक विचार, या एक कोई भी टारगेट लिया जाए, उस लक्ष्य पर सारे लोग चले, सब अलग अलग। अगर किसी ने एक मुद्दा पकड़ लिया तो दूसरा उसका क्रिटिसाइज करेगा, तो अगर कोई दो उस पर चल पड़े तो 20 उसकी टांग पकड़ खींचने लगेंगे। तो ये जो लेग पुलिंग का जो काम है इस समाज के अंदर, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक भाईचारा नहीं पैदा होगा। दूसरा ये है कि इस देश में अगर बात संगठनों की करें
जब अधिकारी कर्मचारी उस नौकरी पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं, तो मैं ये 98% अधिकारियों के बारे में कह रही हूँ। 2% अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो समाज का दर्द समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं और समाज के बीच में जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं और वो शारीरिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 98% अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो समाज के किसी काम में नहीं आते, समाज की बात नहीं सुनते। जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो समाज को अगर समाज का कोई व्यक्ति उनके पास आना चाहता है तो दरवाजा बंद करवा देते हैं। वो अपने पियून से कह देते हैं कि बाहर बिठा कर रखो, उसको सुखा देंगे बाहर खड़ा खड़ा, लेकिन उसे मिलने का टाइम नहीं देंगे। अन्य जाति का कोई आएगा तो एकदम तुरंत उसको मिलने का टाइम देंगे। अन्य जाति किसी की फाइल आएगी तो उसको जल्दी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने समाज के व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो कुर्सी पे बैठे हुए जो नकारा टाइप के लोग उस वक्त अपनी कुर्सी पे बैठे थे अधिकारी बनकर, वो लोग वहाँ से जब नौकरी से आते हैं तो उसके बाद वो फिर संगठन बनाते हैं। संगठन बनाकर फिर तेरी मेरी पार्टियों में जाकर जी हुजूरी करनी शुरू कर देते। साहब एक टिकट दे दियो, एक टिकट दे दियो, एक टिकट देती हो। जैसे वो नौकरी में रहते हो प्रमोशन के लिए भीख मांगते थे कि प्रमोशन दे दो या फिर अच्छी पोस्टिंग दे दो जहाँ से कुछ मलाई खाने को मिल जाए। बाद में नौकरी के बाद जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर वो समाज को टटोलने लगते हैं। नौकरी में रहते उन्होंने 4 लोगों को सम्मान नहीं दिया होता है, 4 लोगों को प्यार नहीं दिया होता, उनके 4 बच्चों की किसी की शिक्षा पर खर्चा नहीं किया होता है, लेकिन जैसे रिटायर होते हैं तो फिर समाज को टटोलने लगते हैं और वहाँ जाकर बैठने लगते हैं। और समाज के भी लोग क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक लोग जो काम करते हैं ग्राउंड पर, वो भी सोचते हैं कि चलो कुछ मंच लगाने के लिए थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपये खर्चा कर देंगे, इसको जो है कुर्सी दे दो। उसको कुर्सी भी मिल जाती है पैसे के दम पर, जो कितने सालों से कभी समाज के बीच में नहीं आया, उसको कुर्सी मिल जाती है मंच की। उसके बाद वो व्यक्ति फिर सोचता है कि अब मैं नेता भी खुद ही बनूंगा। पहले मैं अधिकारी खुद बना था, अब मैं नेता भी खुद बनूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि समाज के कुछ अच्छे लोगों को तैयार करूंगा या समाज में सामाजिक जमीन को तैयार करूंगा या देश में बुद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। कोई भी रिटायर्ड अधिकारी अगर आपको ऐसा मिले जो रिटायर्ड हो गया है और वो कहता कि अब मैं धर्म का प्रचार करूंगा, तो मानना कि वास्तव में वो इस देश में अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर चुका है। लेकिन अगर वो कह रहा कि मैं टिकट लूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा और कभी समाज के बीच में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन सीधे नेता के दरबार में जाऊंगा और दरबार में जाकर चढ़ावा चढ़ा दूंगा, टिकट ले आऊंगा और जनता से ऐसी सीट पर जाकर के जीत जाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति समाज का हितैषी नहीं है। वो अपने टिकट की बात सोच रहा है, वो अपने लालच की बात सोच रहा है। और ऐसे लोगों की समाज को पहचान करनी चाहिए। मैं ये किसी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं उस विचार को, उस सोच को, जिस सोच में केवल लालच होता है, जिनका पहले भी लालच था नौकरी में रहते हुए और जिनका नौकरी के बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी अब राजनीतिक लालच होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो वास्तव में समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी सिखा रहे हैं कि समाज से कैसे धोखा करना है। तो ऐसे लोगों को समाज ऐसे लोगों की शिनाख्त करें, ऐसे लोगों की पहचान करें और ऐसे लोगों से सवाल जवाब भी करें कि जब तुम नौकरी में थे तो तुम कितना मिलने इस समाज से आते थे। जब बामसेफ का गठन किया था माननीय कांशीराम साहब ने, तो अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव जाते थे, सैटरडे संडे की छुट्टी गांव में बिताते थे, लोगों में कैडर देते थे, महापुरुषों की तस्वीरें दिखाते थे, उनके विचार के बारे में बताते थे, शिक्षा के बारे में बताते थे, नशे के बारे में जागरूक करते थे। आज कितने अधिकारी हैं जो जाते हैं? एक अधिकारी का मुझे अपना मत है, आपकी जानकारी में कोई हो तो? मेरी जानकारी में तो 2-4 लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेचारे कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन बाकी 98% पड़े हैं वहाँ पर। जो 2-4% काम करते हैं ना अधिकारी कर्मचारी, उन 2-4% अधिकारी कर्मचारियों को भी सरकारी रूप से भी ताना झेलना पड़ता है। उनके ऊपर कमांड होती है, हमेशा उन्हें टाइट रखा जाता है, उनके खिलाफ लिखत पढ़त होती रहती है। और जो उनके आसपास रहने वाले अधिकारी स्वार्थी टाइप के होते हैं, वो भी कहते हैं अरे क्यों मुसीबत ले रहे हो मौल बेकार में, क्यों इस समाज के चक्कर में पड़े हो, अपनी नौकरी देखो। तो वो लोग हर जगह झेल रहे हैं। जो जागरूक है, जो हिम्मत वाला है, वो चाहे नौकरी में है, वो चाहे नौकरी के बाहर है, वो हमेशा झेल रहा है। और जो लालची है, जो स्वार्थी है, जो चरण वंदन करने वाला, जो पैर छू सकता है, जो दरबारों में जाकर नाक रगड़ सकते हैं, वो नौकरी में भी खुश है। वो नौकरी के बाहर आके भी समाज में और नेताओं के आगे आके नाक रगड़ सकते हैं। जय श्री राम वाले सत्ता में इसलिए हैं क्योंकि जय श्री राम वालों के पास में अपने झूठ को प्रचार करने के लिए सच्चा हौसला है, और जय भीम वालों के पास अपनी सच्चाई का प्रचार करने के लिए भी हिम्मत और हौसला नहीं है। वो उनमें अभी ये डर है कि ये बन गया तो मैं रह जाऊंगा, ये बन गया तो तू रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। तो डिवाइड जो इन लोगों की विचारधारा है, जय श्री राम वालों के अंदर हैंड
खींचने की आदत है, मतलब वो हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं। और जय भीम वालों में लेग पुलिंग की आदत है, वो लेग पकड़ के, टांग पकड़ के अपने आदमी के नीचे खींचते, नीचे नीचे। इनमें केकड़ा प्रवृत्ति है। मछली वाली जो प्लेट थी वो ढक रखी थी बाल्टी, और केकड़े वाली खोल रखी थी। उन्होंने बोले केकड़े वाली क्यों खोल के रखी है और मछली वाली क्यों ढक के रखी है? तो मछुआरे ने कहा कि मछली एक एक करके यहाँ से कूद कर भाग जाएगी, इसलिए मैंने ढक रखी है। और केकड़े वाली आप देखना, पिछले कई घंटे से केकड़े इसके अंदर हैं, लेकिन एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब एक केकड़ा निकलने की कोशिश करता है ऐसी बाउंड्री पे पहुंचता निकलने के लिए, वैसे सारे केकड़े उसकी लेग पकड़ के नीचे धकेल लेते हैं। तो ये सब जो सोच है, ये जब तक जय भीम वालों के बीच में रहेगी, जब तक इनके दिमाग के बीच में रहेगी, और जय भीम के नाम पर जब तक लोग अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे, ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे समाज की लड़ाई, तब तक जय भीम वालों की सत्ता नहीं आएगी। बसपा के लोग कहते हैं कि छोटे छोटे संगठन बनते हैं, फिर वो जो पार्टी बना लेते हैं, इससे वो कमज़ोर हो जाता है पूरा समाज और कोई भी सत्ता में नहीं आ पाता है। जहाँ तक है ये बात को भी आप सही इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो लोग जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे संगठन बुराई करते हैं बसपा की, एक तरफ हम माने तो वो सारे संगठन भी एकजुट नहीं होते। हमने उनसे भी कहा कि चलो ठीक है, बसपा की कुछ नीतियों में कमियां आ रही हैं या कुछ नीतियां ऐसी हो रही हैं जो मजबूत होनी चाहिए थी, जो कमज़ोर पड़ रही हैं। तो हमने समाज के लोगों से कहा, जितने भी समाज में जाने माने चेहरे थे, काम कर रहे हैं, या समाज इनके पीछे जाता है, भीड़ इकट्ठा होती है, या समाज जिनकी बात सुनता है, ऐसे लोगों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की, उनको इकट्ठा किया, उनसे बात की, उन लोगों को बताया कि ठीक है बहन जी में कुछ, या बसपा की कुछ नीतियाँ अभी अच्छी नहीं है, या समाज के हिसाब से मजबूत नहीं दिखाई दे रही हैं, या कमज़ोर पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी थोड़ी कि बहन जी कहेंगे कि तुम कर लो, अरे भाई कुछ जिम्मेदारी तुम लोग भी निभाओ अपनी ओर से। ठीक है, एक जगह नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह कुछ करो। तो आप सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बसपा के साथ साथ एक विकल्प दूसरा हो जाएगा समाज के लिए। लेकिन वो समाज को विकल्प कैसे देंगे? अकेले अकेले देंगे। मैं विकल्प मैं दूंगा, मतलब हम मिलकर नहीं देंगे। मैं नेता बनूंगा कि जिद करके उन्होंने अभी तक इस समाज में कोई ना तो ढंग का नेता खड़ा हो रहा है, ना इस समाज में कोई ना ढंग का कोई विकल्प दिखाई दे रहा है। एक विकल्प है, टांग पकड़ के चाहे तुड़वा लो, चाहे हाथ तुड़वा लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे गाली खा लो, चाहे गाली दे लो। एक ही विकल्प है, उसी के इर्द गिर्द उसी को गाली भी देंगे, उसी के चिपके भी रहेंगे। क्या मजबूरी है, वहीं रहेंगे। तो दूसरा विकल्प ना तो तैयार करना चाहते हैं, ना दूसरे विकल्प के लिए त्याग है, ना समर्पण है। अपनी अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भेदभाव रखते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं रखते, अन्य जातियों के साथ नहीं आज मेल मिलाप करते। कांशीराम साहब ने आज कितना है जातियों के साथ मेल मिलाप। मैं ये मानती हूँ जिन जो कहते हैं कि हम जागरूक लोग हैं, वही लोग वाल्मीकि समाज के साथ जाकर रोटी बेटी का संबंध कर लें, वही लोग उनके साथ जाकर खाएं पिएं, ये लोगों में दिखाएं कि हम आपसी एक है, भाईचारा है। आज वाल्मीकि के मन में भी इतनी घृणा और नफरत भर दी है कि वो चमार से नफरत करता है। क्यों करता? अगर एससी का नाम लो तो वाल्मीकि खुद को चमार, वो यूं कहता जी मैं एससी ना हूँ, चमार एससी। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसके दिमाग में घृणा भर दी। वो जय श्री राम वाला तो वाल्मीकि का है, और ये चमार तो अलग है, इनको दूर करो। तो ऐसी जो नफरत भरी है वो इसलिए क्योंकि आज कांशीराम साहब जैसा काम करने वाला समाज पर ग्राउंड में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, कोई त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है, उनके जैसा कोई ऐसा बड़े विजन का व्यक्ति नहीं है, जो ये कारण आज हो रहा है।